हम सब एक सपना देखते हैं, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी जिंदगी। लेकिन क्या हो जब ये सपना पूरा होने के बाद भी जेब हर महीने खाली सी लगे। आज हम इसी की बात करेंगे, उस छिपी हुई कीमत की जो शायद हम सब अपने सपनों के लिए चुका रहे हैं। ये लाइन कितनी बार सुनी है या शायद खुद ही कही है। महीने की पहली तारीख को अकाउंट में पैसे आते हैं और लगता है सब ठीक है, पर फिर ईएमआई, बिल, घर के खर्चे और महीना खत्म होते होते हम सब एक ही बात सोच रहे होते हैं। ये कोई सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये लाखों पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की सच्चाई है। तो असली सवाल यही है ना, हम पहले से ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, ज्यादा तनाव ले रहे हैं, फिर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक दूर के सपने जैसी क्यों लगती है? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी, अपने पे स्लिप से। चलिए एक बहुत ही पॉपुलर नंबर लेते हैं, 1,00,000 रुपए महीना, और देखते हैं कि आज के बड़े शहर में इस सैलरी का असल मतलब क्या है। 1,00,000 रुपए महीना, सोचिए, कुछ साल पहले तक तो ये एक ड्रीम सैलरी मानी जाती थी। ऐसा लगता था कि भाई इतना कमा लिया तो जिंदगी सेट है। पर क्या आज भी हकीकत यही है? और यहीं पर आता है कहानी में पहला ट्विस्ट। वो 1,00,000 रुपए जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, वो कभी आपके बैंक अकाउंट में पूरी आती ही नहीं। इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स, इन सब कटौतियों के बाद वो 1,00,000 असल में हाथ में आते आते 75 या 80,000 ही रह जाते हैं। ये पहला रियलिटी चेक है, पर कहानी अभी शुरू हुई है। और जो 75,000 हाथ में आए भी, वो तो और भी तेजी से निकल जाते हैं। जरा सोचिए, घर का किराया, खाने पीने का खर्चा, ऑफिस आने जाने का ट्रांसपोर्ट, फोन, गाड़ी या घर की ईएमआई, और फिर परिवार को भी तो पैसे भेजने होते हैं। इन सब के बाद महीने के आखिर में क्या बचता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब है कुछ खास नहीं, और हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं, यार पैसे बचे नहीं रहे। लेकिन ये कहानी सिर्फ आपके या मेरे बैंक स्टेटमेंट की नहीं है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही हमारी सैलरी पर एक अनदेखा दबाव बना रही है। अब देखिए, भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और मजे की बात यह है कि यही हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी है। जब किसी एक नौकरी के लिए हजारों काबिल लोग लाइन में खड़े हों, तो कंपनियों के पास सैलरी बढ़ाने का कोई प्रेशर ही नहीं होता। एम्प्लॉय की नेगोशिएशन पावर यानी मोलभाव करने की ताकत लगभग जीरो हो जाती है, क्योंकि अगर एक नहीं करेगा तो दूसरा तैयार है, और इसका सीधा असर हमारे वेतन पर पड़ता है। और यह फर्क इस बात को और भी गहरा कर देता है। देखिए, भारत एक वर्कर इकोनॉमी है, मतलब हम दूसरों के लिए शानदार सर्विस देते हैं और उसके बदले में हमें सैलरी मिलती है। लेकिन जो देश ओनर इकोनॉमी है, जैसे एप्पल या एनविडिया, वो प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के मालिक हैं। वो सिर्फ सैलरी नहीं कमाते, वो पूरी दुनिया से मुनाफा कमाते हैं। अब आप खुद सोचिए, कमाई के स्केल में ये कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। पर रुकिए, कहानी में कुछ और भी विलेन हैं। ऐसे विलेन जो दिखते नहीं हैं। ये वो खामोश हत्यारे हैं जो चुपचाप हमारी मेहनत की कमाई को खत्म कर देते हैं, भले ही कागज पर हमारी सैलरी बढ़ क्यों ना रही हो। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। बाईं तरफ मान लीजिए आपकी सैलरी 8% बढ़ी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन दाईं तरफ शहर में रहने का खर्चा यानी महंगाई 15% बढ़ गई। तो भले ही आपकी इनकम कागज पर बढ़ गई, लेकिन असल में आपकी खरीदने की ताकत, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। और इसीलिए हम ज्यादा कमाने के बाद भी ज्यादा गरीब महसूस करते हैं। सीधा सीधा मतलब यही है, हम पहले से ज्यादा पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उसी पैसे से जिंदगी की वही चीजें और वही सहूलियतें अब कम खरीद पा रहे हैं। और ये जो चोट है ना, ये जिंदगी के बड़े सपनों पर और भी जोर से लगती है, जैसे अपना घर खरीदना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना या परिवार के लिए अच्छी हेल्थ केयर। इन सब की कीमतें हमारी सैलरी ग्रोथ से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। हकीकत तो यह है कि आज एक मिडिल क्लास इनकम से अपर क्लास वाले खर्चे पूरे करने पड़ रहे हैं। तो ये तो हो गए सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इस चाल का एक और हिस्सा है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक बोझ, जो शायद सिर्फ हम भारतीय ही समझते और झेलते हैं। इंडिया में हार्ड वर्क का मतलब ही लॉन्ग वर्क बन गया है। देर रात तक ऑफिस में रुकना, वीकेंड पर भी काम करना, हमेशा कॉल और मैसेज के लिए अवेलेबल रहना, ये हमारे वर्क कल्चर का एक हिस्सा सा बन गया है। लेकिन हमें खुद से ये पूछना होगा कि क्या ज्यादा घंटे काम करने का मतलब हमेशा ज्यादा प्रोडक्टिविटी या ज्यादा पैसा होता है? शायद नहीं। और एक और बहुत बड़ा फर्क है,
वेस्टर्न देशों में एक इंसान कमाता है तो वो पैसा मुख्य रूप से उसी का होता है, लेकिन भारत में एक कमाने वाले के ऊपर अक्सर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। माता पिता, भाई बहन और भी बहुत कुछ। वो एक सैलरी कई हिस्सों में बढ़ जाती है। और फिर आता है सोशल मीडिया का दबाव। हम दूसरों के परफेक्ट वेकेशन, नए फोन और चमचमाती गाड़ियां देखते हैं और एक होड़ में लग जाते हैं। ईएमआई की वजह से सब कुछ अफोर्डेबल लगता है, पर इसका नतीजा बहुत खतरनाक है। हमारी इनकम तो ज्यादा दिखती है, पर हमारी नेटवर्थ यानी हमारी असली दौलत बढ़ने के बजाय घटती जाती है। तो हमने पर्सनल खर्चों को देखा, देश की इकोनॉमी को समझा और सामाजिक दबावों पर भी बात की। अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टेमिक स्क्वीज है। मतलब कम सैलरी पर मोलभाव की शक्ति, शहरों में रहने का ज्यादा खर्चा, एक वर्कर इकोनॉमी, महंगी होती प्रॉपर्टी और एजुकेशन, भारी टैक्स का बोझ और ऊपर से सामाजिक जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें आज का भारतीय प्रोफेशनल फंसा हुआ महसूस करता है। और इस सबका जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। हम मेहनत तो पहले से कहीं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल, वो इनाम उतना महसूस नहीं होता। एक खालीपन, एक असंतोष हमेशा बना रहता है। तो आखिर में शायद हमें सवाल ही बदलने की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि 1 लाख रुपए क्यों कम पड़ रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि भारत, जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है, वो देश अपने हर काम करने वाले के लिए ज्यादा दौलत, ज्यादा वेल्थ क्यों नहीं बना पा रहा है।